सो हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली आज इंट्रोडक्शन ही देखेंगे और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद हो सकता है आप पहली बार सुने हों। आज के इस चैप्टर में हम बेसिकली जानेंगे कि लाइफ किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच डिफरेंस क्या होती है, कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है। और हम देखेंगे एक ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो लाइफ प्रोसेसेस चालू करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि लाइफ है क्या। कोई आपसे पूछे लाइफ क्या है तो आप क्या जवाब देते हो? तो आपके दिमाग में बस यही ख्याल आता होगा कि हमारे पैदा होने से और मरने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसी को हम बोलते हैं कि हमारा जीवन है, यही हमारा क्या है, लाइफ है। बिल्कुल सही बात है कि आप यही आपकी क्या है, लाइफ है। तो ये तो कॉमन सा डेफिनेशन हो गया। क्या है? द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज नोन एज लाइफ। अब बायोलॉजिकल डेफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो क्या लिखा है? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन ए लिविंग मैटर और एनी मैटर शो सर्टेन एट्रीब्यूट्स व्हिच इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिव ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब इसके कहने का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब हुआ कि जिस टाइम इंटरवल में या जिस टाइम स्पैन में क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, रिप्रोडक्शन दिखा रहा है, रेस्पिरेशन दिखा रहा है, तो क्या है, बोलेंगे कि ये ड्यूरेशन क्या है, उसकी लाइफ है। मतलब वो लाइफ है, उसकी लाइफ है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे लाइफ क्या है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज नोन एज लाइफ। या कोई अदर भाषा में आप बायोलॉजिकल टर्म में आप बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि जिस स्पैन में कोई लिविंग थिंग क्या दिखाता है, रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है, ग्रोथ दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है या रिप्रोडक्शन करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं कि ये उसकी लाइफ है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई लाइफ की कि लाइफ किसे कहते हैं। अब बात करते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में। कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कोई चीज लिविंग थिंग है, कोई चीज नॉन लिविंग थिंग है। तो आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, आप क्या बोलते हैं, कोई पूछे तो आप यही बोलेंगे कि कोई चीज है मूव कर रही है वो लिविंग थिंग है, जो चीज मूव नहीं कर रही है वो नॉन लिविंग थिंग है। आप ये बोलते हैं जो चीज ग्रो कर रही है, जो चीज ग्रो कर रही है वो लिविंग थिंग है, जो चीज ग्रो नहीं कर रही है वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, ये तो आम भाषा में आप बोले क्लास 8th की डेफिनेशन के हिसाब से आपने बोला। ये क्लास 8th की डेफिनेशन के हिसाब से आपने ये सारी चीजें बोली। लेकिन क्या इतना कहना सही है? क्या सिर्फ इतना ही कह देना कि कोई चीज ग्रो कर रही है या कोई चीज बढ़ रही है या आप ऐसे कह सकते हैं कोई चीज मूव कर रही है तो लिविंग थिंग है और जो चीज नहीं कर रही है वो नॉन लिविंग थिंग है? ऐसा कहना भी गलत है, ऐसा कहना भी गलत है। चलिए पहले मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, उन डिफरेंसेस को समझते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में बेसिक डिफरेंस क्या होता है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में। चलिए, तो लिविंग थिंग के पास क्या होती है? लाइफ होती है। नॉन लिविंग थिंग के पास भी क्या होती है? लाइफ होती है। लेकिन ये जो लाइफ रिलेटेड है, इस चैप्टर में जो लाइफ हम पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड है लाइफ। मतलब आप इसमें क्या कह सकते हैं कि ये जो टर्म है वो बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड लाइफ की बात कर रहे हैं। नहीं तो जैसे आप बोलिए कि एक सेल लेते हैं, इसकी ड्यूरेशन इतनी है, लाइफ ड्यूरेशन इतनी है, तो उसके कहने का मतलब क्या होता है कि इतने टाइम तक ये काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो लाइफ है, इस लाइफ की हम बात करें बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड है, तो आप ऐसे आम भाषा में समझिए कि लिविंग थिंग क्या है, इसके पास लाइफ होती है। नॉन लिविंग थिंग के पास क्या होती है? लाइफ नहीं होती है। लिविंग थिंग आर कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। लिविंग थिंग क्या करता है कि अब मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग क्या है? ये रिप्रोडक्शन नहीं करता है। फिर सर्वाइवल के लिए लिविंग थिंग्स को क्या क्या जरूरत होती है? वाटर चाहिए, एयर चाहिए और फूड चाहिए, जबकि नॉन लिविंग थिंग को ऐसी कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, लिविंग थिंग आर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुली। यानी आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, आप छुई मुई के पौधे को जब आप छूने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? सिकुड़ जाती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? वही रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आप बोल सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। अब metabolic reaction constantly occur in all living things and there are no metabolic reaction in non living things। तो यानी metabolic reaction का मतलब एक तरह समझिए कि केमिकल रिएक्शन लिविंग थिंग की बॉडी में होती रहती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग की बॉडी में ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती रहती है। बस अभी समझिए इस डिफरेंस में क्या गलती है, उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। फिर ये बात कर रहा है कि दे हैव अ लाइफ स्पेन एंड आर नॉट इमोर्टल। यानी कोई भी लिविंग थिंग ऐसा नहीं है कि वो मरेगा नहीं, वो मरता है। जबकि नॉन लिविंग थिंग की कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि वो मरेगा, मतलब ये मरता नहीं है, इसका कोई लाइफ स्पेन नहीं होता है। एक बार बन गया तो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, लिविंग थिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिविंग थिंग क्या करते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग अपने से मूव नहीं कर सकता है। फिर
लिविंग थिंग क्या करता है, रिस्पायर करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन देयर सेल, एंड नॉन लिविंग थिंग ऐसा कोई काम नहीं करता है। एग्जाम्पल में ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट्स, और नॉन लिविंग थिंग एग्जांपल में रॉक, पेन, बिल्डिंग एंड गैजेट्स। तो चलिए इसके डिफरेंस या आप जो बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन हुई है इसके बीच, उसको समझते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियां है। जैसे ये दे पोजेस लाइफ, तो ये लाइफ किससे रिलेटेड है, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल टर्म्स रिलेटेड है, क्योंकि लाइफ दोनों की होती है, लिविंग थिंग की भी होती है, नॉन लिविंग थिंग की भी होती है। फिर ये देखिए इसमें क्या है कि लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन करता है, नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं करता है। लिविंग थिंग सर्वाइवल के लिए क्या, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, एयर, वाटर, फूड की जरूरत है, जबकि नॉन लिविंग थिंग के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक चीज क्या लिखा हुआ है, एक चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे हाँ, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव बाई देमसेल्फ। अब इसकी बात करते हैं। आपने आजकल एआई का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें रोबोट्स वगैरह जो अपने आप ही मूव करते रहते हैं, आप उसमें सेल लगा दिए वो चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं यार। तो इस तरह से क्या बोल सकते हैं आप कि मतलब ये वो तो खुद से मूव कर रही है, तो क्या उसको लिविंग थिंग आप बोल देंगे। अब यहाँ पे एक बात करते हैं ट्री को लेके, ट्री भी तो है, मूव नहीं करता है, ट्री मूव नहीं करता है तो क्या लिविंग थिंग नहीं है, वो भी लिविंग थिंग है। तो ये वाला जो डिफरेंस है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, बट स्टिल अगर क्वेश्चन ज्यादा लंबा है, अगर ज्यादा मार्क्स के तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो इससे भी इतना ही कह देना, मतलब मेरे हिसाब से ये जो डिफरेंस है वो कहना सही नहीं है। सो तो मतलब, और यहाँ पे देखिए एक लिविंग थिंग रेस्पिरेशन करता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग रेस्पिरेशन नहीं करता है। तो मतलब एग्जैक्ट बताएं कैसे कि मतलब कोई चीज लिविंग थिंग है और कोई चीज लिविंग थिंग नहीं है। तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि ये कुछ एग्जांपल है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में। अब देखिए, अब जैसे कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये एनसीईआरटी का एक छोटा सा पॉइंट था जिसको मैंने कवर करने की कोशिश की है कि मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है। मॉलिक्यूलर रिलेटेड है बहुत स्मॉल, मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे सेल्स का या टिश्यू का मूवमेंट होना जरूरी है। मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट होना जरूरी है। जैसे कि अभी हमने बात की, किसकी बात की, पेड़ मूव नहीं करते हैं, तो पेड़ मूव करते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं है, इतने माइन्यूट लेवल पे मूव करते हैं, इतने माइन्यूट लेवल पे कि हमें दिखते ही नहीं है। तो अगर अगर किसी में लाइफ है तो उसके भीतर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए बात करते हैं। आपने ये चीज देखा होगा कि मतलब हमारे भीतर का जो सेल है या बहुत सारे टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूसली ब्रोक होते हैं, फिर नए क्रिएट होते हैं, ब्रोक होते हैं, नए क्रिएट होते हैं। तो अगर वो सिर्फ मान लो ब्रोक ही होने लगे, मतलब नया क्रिएटिन हो, तो हमारी लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि टिश्यूज में क्या होते हैं, एनर्जी होती है। अगर किसी पॉइंट से बॉडी के किसी हिस्से से टिश्यू गायब हो जाए तो क्या होगा, वहां पे एनर्जी मिलेगी नहीं, तो वो पार्ट खराब होने की संभावना ज्यादा है। वो पार्ट अगर खराब हो जाएंगे तो कोई एक पार्ट बॉडी का खराब हो जाएगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मृत्यु होने के भी चांसेस है कि नहीं, मृत्यु होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी होता है, क्योंकि अगर वहां पे अगर आप एक तरह से कह सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल वहां पे ब्रेक हो गया, वहां पे मॉलिक्यूल सॉरी, आप कोई टिश्यू ब्रेक हो गया, टिश्यू ब्रेक हो गया तो क्या होगा, वहां पे कोई दूसरा सेल जाके वहां पे क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। बहुत हल्का सा मूवमेंट होगा, ज्यादा नहीं, उसके बगल वाला टिश्यू क्या करेगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, थोड़ा सा मूव करके, थोड़ा सा मूव करके क्या कर देगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो यानी कि अब उसको एनर्जी मिल जाएगी तो आसानी से क्या होगा, वो ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। तो इस तरह से हमारी लाइफ क्या होगी, सस्टेन रहेगी। तो इसी के बारे में देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, क्या लिखा था कि वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। दे हैव टिश्यू, टिश्यू हैव सेल्स, सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम एंड सो ऑन। सो इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ब्रेक होते रहते हैं। अगर ये ब्रेक डाउन लंबे समय तक चलता रहे और कोई मतलब कोई नया स्ट्रक्चर ना बने या कोई नया सेल ना बने तो क्या होगा, आप ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। सो इसीलिए क्या करता है लिविंग क्रिएचर, क्या करता है, रिपेयरिंग और मेंटेनिंग करता है अपने स्ट्रक्चर्स का। और ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। और ये हल्का सा मूव करते हैं, ये क्या करते हैं, हल्का सा मूव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसमें एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि मतलब किसी पॉइंट पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं हल्का सा मूव करके। तो ये बातें थी। अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अभी मैं पीछे एक बात छोड़ के आया था कि मतलब कैसे एग्जैक्ट बता पाएंगे कोई चीज लिविंग थिंग है और कोई चीज नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस, तो अब आप किसी चीज को तभी मतलब इसको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका है कि मतलब जो थिंग लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करती है उसको हम लिविंग थिंग कहते हैं, और जो थिंग या जो चीज लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं करती उसको हम नॉन लिविंग थिंग करते हैं। तो ये आपके माइंड में क्लियर हो गया कि जो भी
जो भी चीज जो इस धरती पे प्रेजेंट है, अगर वो लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करती है तो उसको हम लिविंग थिंग कहेंगे, अगर वो लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं करती तो उसको हम नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। अब जैसे बात आती है वायरस की, वायरस क्या है? वायरस को आप लिविंग थिंग कहेंगे कि नॉन लिविंग थिंग कहेंगे? क्योंकि जब वो किसी बॉडी या किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, अपनी लाइफ प्रोसेसेस क्या करता है, परफॉर्म करता है। लेकिन जब वो किसी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में रहता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, नॉन लिविंग थिंग की तरफ बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वो कोई लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं करता है। तो वायरस को आप लिविंग थिंग भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा, क्यों किस एटमॉस्फेयर में है। अगर किसी बॉडी में है तो आप कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग की तरफ बिहेव करेगा। अगर किसी एक्सटर्नल ऐसी जगह पे है जहां पे उसको कोई फूड वगैरह नहीं मिल पा रहा है तो आप उसको कहेंगे कि वो नॉन लिविंग थिंग की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। सो लिविंग लाइफ प्रोसेसेस कहते किसे हैं? ये तो हमने देखा कि जो चीज लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करती है उसको लिविंग थिंग कहते हैं, जो नहीं करती उसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। लेकिन लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं किसको, इसके बारे में हम समझते हैं। तो क्या है, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि जो प्रोसेसेस क्या करती है, एक साथ कंबाइन होकर क्या करती है, लाइफ की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखती है, यानी कि आपको जिंदा रखने में मदद करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। आप सोच रहे हैं कि जब हम दौड़ते हैं, जब हम मूव कर रहे हैं तब हमारी एनर्जी लॉस होती है, तभी हमें लाइफ प्रोसेसेस की जरूरत है, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू एनर्जी मिल रही है। ऐसा नहीं है। आप इवन आप सो भी रहे होते हैं ना, तब भी लाइफ प्रोसेसेस अगर आप परफॉर्म नहीं, मतलब आप सो रहे हैं, आपकी सांस ना चले तो क्या होगा, आप मर जाएंगे। तो लाइफ प्रोसेस ऐसा नहीं है कि मतलब आप जब दौड़ रहे हैं तभी जरूरत है। आप मतलब किसी भी मूवमेंट में आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसके लिए लाइफ प्रोसेसेस अगर परफॉर्म होगी तभी आप जीवित रहेंगे, अदरवाइज आप जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली इस चैप्टर में हम किसके बारे में कवर करने वाले हैं, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि सर रिप्रोडक्शन भी तो लाइफ प्रोसेसेस है। आपने बोला कि जो लाइफ को मेंटेन रखने में मदद करता है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो लेकिन अगर कोई इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है या कोई लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो क्या वो जीवित नहीं रहेगा? जीवित तो रहता है सर, जीवित तो रहता है। हाँ, तो वो भी लाइफ प्रोसेसेस है, लेकिन आप उसको कह सकते हो कोई इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस नहीं है। वो बस वो लाइफ प्रोसेसेस ऐसा है कि वो क्या करेगा, आपको फ्यूचर जनरेशन बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी आगे चलती रहे तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, आपके बाद आपसे रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली जो लाइफ प्रोसेस, जो बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, जो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि ओवरव्यू ऑफ लाइफ प्रोसेसेस के ओवरव्यू के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो आप ये जानते होंगे कि जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप थकान महसूस करते हैं तो आपको क्या जरूरत होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी आप कैसे लेते हैं, या तो आप कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, या आप कुछ खाना खाते हैं, या कुछ ईट करते हैं। तो आप क्या करें, एक तरह से कुछ ईट कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, एक्सटर्नल फूड को क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी के भीतर प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब न्यूट्रिशन प्रोसेस सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इसमें डाइजेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लेकिन हम जानते हैं कि जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, वो कौन सा फूड होता है, वो बेसिकली कार्बन प्रोडक्ट्स होते हैं। कौन सा प्रोडक्ट होता है, उसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये कार्बन बॉडी के भीतर जाता है तो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए उसको क्या जरूरत होती है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन या एयर की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन और एयर की जो जरूरत होती है तो किससे प्रोवाइड होती है, उस किससे मिलती है, वो आप जब सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं और क्या करती है, भीतर जाके रिएक्शन करती है और क्या करती है, एनर्जी क्या करती है, एनर्जी निकालती है। और उसी एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं, हम अपने लाइफ प्रोसेसेस को क्या करते हैं, मतलब परफॉर्म कर पाते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि हम जीवित रह पाते हैं। हम क्या कहते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो जो सांस लेने वाली प्रोसेस है और फूड को एनर्जी के फॉर्म में तोड़ने वाला जो प्रोसेस है उसको हम किससे रिलेट करते हैं, रेस्पिरेशन से रिलेट करते हैं। और जो हम फूड इनटेक करते हैं और पचता है खाना, उसको हम किससे रिलेट करते हैं, वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये 2 लाइफ प्रोसेस हुए। अब ठीक है, अब एनर्जी क्रिएट होती होगी तो कहीं मान लो एक जगह क्रिएट हुई, लेकिन उसको तो एनर्जी को पहुंचने के लिए सारे बॉडी में पहुंचना जरूरी है। अगर सारे बॉडी में एनर्जी नहीं पहुंची, बॉडी के हर एक पार्ट में एनर्जी नहीं पहुंची तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो 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 दूसरा, उसके बाद कौन सा लाइफ प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो आपके हार्ट से रिलेटेड होता है, आपके आर्टरी से रिलेटेड होता है, वेन से रिलेटेड होता है। तो क्या करता है,
वो रिलेटेड होता है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या है कि एनर्जी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आसानी से पहुंचा देना। ठीक है, अब उसके बाद अब जैसे केमिकल रिएक्शन, आपको पता है कि आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि बाई प्रोडक्ट्स नहीं निकले या कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं निकले, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं या एक तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो उस हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालना भी बहुत जरूरी है। तो जो हार्मफुल प्रोडक्ट को जिस मेथड से बॉडी से बाहर निकालते हैं उस लाइफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। अगर हार्मफुल प्रोडक्ट आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाए, कहीं जगह कैरी हो जाए, तो आपकी जान भी जा सकती है। सो ये बेसिकली इसलिए 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जो हम इस चैप्टर में, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में बेसिकली इन्हीं 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन बहुत एनसीईआरटी में खास है, मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन ना करें तो हम, जैसे हमें पता है कि डिफ्यूजन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू भी तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। जैसे हमने बोला कि एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, लेकिन हमने देखा सर कि डिफ्यूजन के थ्रू भी क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन में बहुत स्लो होता है। अगर मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि पैदल चलना है और बस से चलना है, पैदल चलना है और बस से चलना है। तो अगर थोड़ा दूर जाना है तो पैदल जाना ठीक है, थोड़ा दूर जाना है मतलब आपको पता है कि आपके पास पर्याप्त समय है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से 3-4 किलोमीटर जाना है, तो आपके पास समय पर्याप्त है, तो आप कोशिश करेंगे, चलिए मान लीजिए पैदल भी चले आए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पर्याप्त समय 2-3 घंटे का टाइम है, आप पैदल भी चलेंगे। लेकिन बहुत अर्जेंट है, मान लो किसी को ब्लड देने की जरूरत है, किसी को खून चाहिए, उसकी जान जाने वाली, तो आप कोशिश करेंगे कि या तो बाइक ले लिया जाए या कार से चला जाए, साइकिल से ही चला जाए। तो मतलब यही ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी होती है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, आपके जो एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, एनर्जी जो पहुंचाने का प्रोसेस होता है, वो उसको फास्ट करता है। जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है, बहुत स्लो होता है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही होता है, किसी किसी पार्ट्स में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एनर्जी नहीं पहुंच पाती, वहां डिफ्यूजन के थ्रू ही एनर्जी पहुंचती है। तो अगर अब बेसिकली आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन और डिफ्यूजन मतलब डिफरेंस, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही होता है, लेकिन कहीं कहीं डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है। और डिफ्यूजन के थ्रू इसलिए हम मतलब प्रेफर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। और बेसिकली ये डिफ्यूजन के थ्रू यही होता है कि मतलब एनर्जी का कोई सोर्स है और आपके उस सेल उसके बगल में, तभी डिफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए सेल के बाद सेल के बाद सेल के बाद है, तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्रोसेस बहुत स्लो है। तो बेसिकली इस तरह से आप समझिए। तो यही ओवरव्यू था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। और बाकी चैप्टर्स के बारे में, जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।